आज के इस लेक्चर में हम लोग पूरे प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, संपूर्ण भारत, भारत की जो लेखक हैं उनकी जो किताबें हैं उन पर हम डिस्कस करेंगे। और जिससे आपकी जो पहली क्लास हुई है उससे भी वो कनेक्ट हो जाएगा। और ये हमें बहुत अच्छे से याद करनी है। ये वो चीज़ है जो एग्ज़ाम में आती ही आती है और बहुत सरल तरीके से गलत हो जाती हैं चीज़ें लोगों की। और मल्टीपल टाइम्स आपको इसे रिवाइज करना है, ठीक है। जैसे महाकवि कालिदास, कालिदास जी को हम शेक्सपियर ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, भारत का शेक्सपियर के नाम से जानते हैं। कालिदास जी किनके नवरत्न थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, या हम सीधा कहें तो विक्रमादित्य के नवरत्नों में शामिल थे, ठीक है। गुप्त वंश के शासक विक्रमादित्य हैं, और एक विक्रमादित्य जो हैं वो गर्दभिल्ल वंश के शासक भी हैं, उनके दरबार से संबंधित भी कालिदास जी को माना जाता है, ठीक है। और कालिदास जी के ही नाम पर या इन्हीं के ऊपर क्या किया जाता है, कालिदास समारोह उज्जैन में आयोजित किया जाता है, ठीक। कालिदास जी के कुछ नाटक हैं, उनमें से 3 इंपॉर्टेंट नाटक या ड्रामा, ठीक है। तो नाटक में 3 अक्षर हैं, ऐसे याद रख लीजिएगा। तो 3 नाटक कौन कौन से हैं अब बताइए आप लोग। तो एक है आपका, नहीं आप जो बोल रही थी, मालविकाग्नि मित्रम। क्या है? मालविकाग्नि मित्रम। तो मालविका और अग्निमित्र की प्रेम कहानी, ठीक। तो अग्निमित्र कौन? तो शुंग शासक पुष्यमित्र शुंग के बेटे थे। कौन थे अग्निमित्र? शुंग रूलर पुष्यमित्र शुंग, या कहें शुंग वंश के संस्थापक, फाउंडर ऑफ शुंग डायनेस्टी, ठीक है। पुष्यमित्र शुंग के बेटे थे अग्निमित्र, और उनकी किनकी प्रेम कहानी है? मालविका के बीच की प्रेम कहानी है मालविकाग्नि मित्रम। और अग्निमित्र कहाँ से शासन करते थे? तो विदिशा से शासन करते थे, ठीक। एक दूसरा अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम है। और तीसरा नाटक विक्रमो विक्रमो वर्षियम। तो विक्रमो वर्षियम में किस किस की? तो पुरुरवा ऋषि और उर्वशी की प्रेम कहानी है। उर्वशी कौन थी? तो अप्सरा थी। तो ये 3 नाटक कौन कौन से हो गए? मालविकाग्नि मित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम और विक्रमो वर्षियम। अभिज्ञान शाकुंतलम में किसकी है? ठीक है। तो शकुंतला और दुष्यंत की प्रेम कहानी है। ये वही शकुंतला और दुष्यंत हैं जिनके पुत्र भरत हुए हैं, और उन्हीं के भरत के नाम पर ये भारत जो हमारे देश का नाम पड़ा है वो उन्हीं के नाम पर पड़ा है, भरत से भारत, ठीक है। एक चीज ये हो जाती है। तो 3 नाटक, नाटक में 3 ही अक्षर हैं तो याद रख लीजिएगा। क्या क्या है? एम से मालविकाग्नि मित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम और विक्रमो वर्षियम, ये 3 नाटक हैं। चलो अब इसके बाद है खंड काव्य। तो खंड काव्य और एक है एपिक या महाकाव्य, ठीक। तो खंड काव्य कितने हैं? 2। कौन कौन से खंड काव्य हैं इनके? मेघदूतम और ऋतु संहारम। तो मेघदूतम और ऋतु संहारम जो हैं क्या हैं आपके? खंड काव्य। अब आ जाते हैं एपिक या महाकाव्य पर। तो महाकाव्य कितने हैं? 2। कौन कौन से महाकाव्य हैं? रघुवंशम और कुमार संभवम। तो रघुवंशम और कुमार संभवम जो हैं वो महाकाव्य हैं किनके? कालिदास जी के, ठीक है। यूजुअली क्वेश्चंस यहीं से आते हैं। जैसे मेंस में क्वेश्चन क्या बन जाता है? कालिदास के महाकाव्य लिखिए या कालिदास के नाटकों के नाम लिखिए, तब बच्चा कुछ पूछते हैं और कुछ आंसर कर देता है। तो इसीलिए आपको बाइफरकेट करके ही पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो 3 नाटक जल्दी जल्दी बोलिए। अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्नि मित्रम, विक्रमो वर्षियम, ठीक है। 2 खंड काव्य, मेघदूतम ऋतु संहारम, ठीक। 2 महाकाव्य, रघुवंशम कुमार संभवम, ठीक है। पहली बात क्लियर। लाइव क्लास, कोई समस्या यहां तक? रिप्लाई करिए जल्दी से, ठीक है। ठीक, फिर भवभूति की भी बताई होंगी। क्या कहा जाता है भवभूति को? भारत का मिल्टन, मिल्टन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं भवभूति को। और भवभूति की रचना कौन सी थी? मालती माधव, ठीक है। उत्तर रामचरित, महावीर चरित। तो मालती माधव, उत्तर रामचरित, महावीर चरित,
ठीक है, ध्यान रखिएगा। जिसमें से कौन सी सबसे इंपॉर्टेंट है? मालती माधव। किसकी? भवभूति की। मालती माधव कई बार पूछी गई है, पूछी उत्तर रामचरित भी जाती है, लेकिन मालती माधव को आपको स्पेशली ध्यान रखना है, और इन्हें मिल्टन ऑफ इंडिया के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, अच्छे से ध्यान रखेंगे, बिल्कुल गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ये ऐसी चीजें हैं जो एग्जाम में खूब आती हैं। ठीक है, इसके अलावा और क्या बताया था मैडम ने आपको? भ्रातरी। तो भ्रातरी का त्रिशतक है इनका। तो भ्रातरी की जो है, पहली चीज तो भ्रातरी कौन? ठीक है, तो विक्रमादित्य के बड़े भाई थे। ठीक है, बाबा भर्तरी भी बोलते हैं हम इन्हें। और गुरु गोरखनाथ के शिष्य हुआ करते थे। कौन? भर्तरी। और भर्तरी की गुफाएं उज्जैन में हैं। कहाँ पर हैं भर्तरी केव्स? तो भर्तरी की गुफाएं उज्जैन में हैं। और इनके 3 शतक हैं: श्रृंगार शतक, नीति शतक और वैराग्य शतक। श्रृंगार, नीति और वैराग्य शतक। श्रृंगार शतक, नीति शतक, वैराग्य शतक। ठीक है, तो ये भ्रातरी की हैं। ठीक, इसके अलावा बाणभट्ट। तो बाणभट्ट कौन थे? ठीक है, तो बाणभट्ट जो है बेटा, ये बाण जिन्हें हम कहते हैं, तो बाणभट्ट पूरा नाम है। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। किसके थे? हर्षवर्धन के। कौन थे? बाणभट्ट। और बाणभट्ट की जो रचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं? हर्षचरित, कादंबरी, चंडी शतक, क्या? पार्वती। ठीक, तो इनमें से ये दो जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो समझिए कि बाणभट्ट को क्या है। तो बाणभट्ट, हर्षवर्धन, हर्षवर्धन जो थे वो वर्धन वंश के महान शासक थे। और वर्धन वंश को ही हम पुष्यभूति वंश भी कहते हैं। ठीक है, तो किसके बेटे थे ये? पक्का? ठीक, तो प्रभाकर वर्धन इनके पिता थे। हर्षवर्धन के बड़े भाई राज्यवर्धन थे, और इनकी एक बहन राज्यश्री, जयश्री नहीं। ठीक है, तो हर्षवर्धन, हर्षवर्धन के बड़े भाई राज्यवर्धन, और इनकी एक बहन राज्यश्री, नॉट जयश्री। देख रही हैं जयश्री, आपका नाम अमर कर रहे हैं ये लोग। इनके पिता प्रभाकर वर्धन। ठीक है, तो हर्षवर्धन प्रभाकर वर्धन के बेटे थे। ये वही हर्षवर्धन है बेटा, आप लोगों ने कुंभ मेले सुने होंगे। तो कुंभ मेलों का आयोजन शुरू करने का श्रेय हर्षवर्धन को ही जाता है। इनके समय में 5वीं और 6वीं बौद्ध संगीति, जिन्हें हम महामोक्ष परिषद के नाम से जानते हैं, क्या? देखो, 4 बौद्ध संगीति पहले हुई हैं, 4 बुद्धिस्ट काउंसिल। 5वीं और 6वीं जो बौद्ध संगीति या बुद्धिस्ट काउंसिल हुई हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? महामोक्ष परिषद। तो ये जो महामोक्ष परिषद थी, इन्हीं के समय में हुई थी। और प्रयाग में ये अपनी संपत्ति पूरी दान कर देते थे। प्रयाग यानी वर्तमान इलाहाबाद। कुंभ मेलों को शुरू करने का श्रेय हर्षवर्धन को जाता है। और इनकी खुद के 3 नाटक हैं। रतन बावली नहीं है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। नागानंद, रत्नावली और प्रिय दर्शिका या दर्शना। ठीक है, तो ये जो 3 नाटक हैं, ड्रामा, 3 ड्रामा हर्षवर्धन, मतलब हर्षवर्धन ना सिर्फ विद्वान थे, इवन विद्वानों को संरक्षण देने वाले शासक थे। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि हर्षवर्धन की रचना कौन नहीं थी? तो हर्षवर्धन की देखो, नागानंद, नाग है ना, नाग, नाग के ऊपर मणि होती है जो कि रत्न होता है। तो नागानंद, रत्नावली, और रत्न कैसा दिखता है? प्रियदर्श। ठीक है, तो प्रिय दिखता है ना, तो नागानंद, रत्नावली। देखो, शब्दों को थोड़ा सा ना कहानी बनाओ, निमोनिक्स बनाओ, इंटरकनेक्ट करने की कोशिश करो। एक समय के बाद में ना चीजें जब हम भूल जाते हैं, देखो पढ़ लिया, ये आपका पार्ट नहीं है, ये हमारा पार्ट है कि हमने आपको कंप्लीट करा दिया। अब आपका पार्ट थोड़ा सा कहाँ से शुरू होता है कि हमने पढ़ लिया है तो थोड़ा इंटरकनेक्ट करने की कोशिश करें, मल्टीपल टाइम्स देखें कि शब्दों का क्या मैच हो रहा है, कहाँ से चीजें कनेक्ट हो सकती हैं। ठीक है, तो नागानंद, अब नाग समझ रहे हो ना, नाग
तो नाग के पास रत्न होता है यानी मणि होती है, तो रत्नावली, और रत्न कैसा लगता है, अरे मणि तो सब चाहते हैं, और फिर नागिन लेती है। ठीक है तो प्रिय दर्शिका ये किसकी है, हर्षवर्धन की रचनाएं हैं। ठीक है, जबकि इनके जो राजकवि थे बाणभट्ट, इनकी देखो हर्षवर्धन के दरबारी कवि तो हर्ष चरित, ठीक है, कादंबरी, चंडी शतक, ठीक है, यही दो सबसे ज्यादा आती हैं, तो इन पे आपको विशेष ध्यान देना है। चलिए ये हो जाते हैं बाणभट्ट। और क्या पढ़ाया मैडम ने, 2 घंटे में यही पढ़ा क्या? अच्छा जगनिक, जगनिक, जगनिक का क्या था, आलाखंड और परिमल रासो। आलाखंड में क्या बताया गया है, आला उदल के 52 युद्धों का वर्णन है। और जगनिक किसके दरबारी कवि थे, तो परिमल देव या परमार्दी देव, चंदेल वंश के अंतिम महान शासक या अंतिम शक्तिशाली शासक, अंतिम शासक नहीं, लास्ट इंपॉर्टेंट रूलर या लास्ट पावरफुल रूलर ऑफ चंदेला डायनेस्टी। तो चंदेल वंश के अंतिम शक्तिशाली शासक परमार्दी देव या परिमल देव के दरबारी कवि कौन थे, जगनिक थे। ठीक है, और जगनिक की 2 इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, एक है आल्हा खंड और एक है परिमल राशो। और आला खंड जो है वो क्या है, 52 लड़ाइयां हैं, सबसे बड़ा क्या माना जाता है ये, ठीक है, तो लोक साहित्य में सबसे बड़ी मानी जाती है आला खंड। ठीक है, तो जगनिक हो गए हमारे। और देखो हम आपका काम कितना आसान करवा रहे हैं जल्दी जल्दी करके। और क्या, ईशुरी, तो ईशुरी की फागें, ठीक है, और ईशुरी कैसे थे, और कौन पढ़ाया, संत सिंगाजी। और इसके अलावा घाघ, नाम बदल दो उनका, घाघ कौन थे, कृषि विशेषज्ञ थे ये। ठीक है, तो एग्रीकल्चर बेसिकली मौसम विशेषज्ञ के रूप में जाना जाता है। तो इनकी जो फागे हैं ईश्वरी की और घाघ जो हैं, तो इनको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक, ये चीजें। और क्या बताई, बस हो गया, इतना सा था, ये तो 10 मिनट भी नहीं हुए यार, कुछ तो बताओ। और बस हो गया, कॉपी आप लोगों के पास है, देख लो, कुछ भूल भाल जाओ। हाँ भैया, लाइव क्लास कुछ और तो नहीं था, हो गए ना। अब मेरी क्लास शुरू होती है, ठीक है, पिक्चर्स शुरू होती है अब। चलो अब आपकी क्षमता, देखो ये सब हमने आपको बता दिया, ऋतु संहार, मेघदूत, कवार संभव, रघुवंशम, मालविकाग्नि मित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम और विक्रमो बरसियम। ठीक है, ये मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा, आप चक्कर में नहीं पड़ना है। अब शुरू होती है, अच्छा ये आती हैं बुक्स, इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, और जो और अल्ट्रा इंपॉर्टेंट होंगी ये तो कालिदास जी हैं ही इंपॉर्टेंट। अब जैसे आ गई विशाख दत्त, तो विशाख दत्त की 2 जो नाटक हैं, 2 ड्रामा हैं, एक है मुद्रा राक्षस और एक है देवी चंद्रगुप्तम। समझिएगा थोड़ा सा अच्छे से इन विशाख दत्त के बारे में। देखिए जी, विशाख दत्त जो है ना, कौन है, विशाख दत्त ये गुप्तकालीन है। किस पीरियड के हैं ये, गुप्तकालीन है ये। ठीक है, मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम, देवी चंद्रगुप्तम जो है ना, ये चंद्रगुप्त सेकंड और कौन, किसकी, ध्रुव देवी के ऊपर है ये। तो बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है, ये गुप्तकालीन नाटक है। कौन से पीरियड का है, गुप्त पीरियड का है, जिसमें चंद्रगुप्त सेकंड और ध्रुव देवी बेसिकली इनकी पत्नी नहीं थी, शुरू में भाभी थी। ध्रुव देवी रामगुप्त की पत्नी थी, किसकी, रामगुप्त की। जब इनके राज्य पर रामगुप्त के समय कौन आक्रमण करता है, कोई तो करता होगा आक्रमण, हूण शासक, वाह, शक शासक। अब ठीक है, ठीक है, तो रुद्रसेन तृतीय, तो रुद्रसेन तृतीय जब इनके ऊपर आक्रमण करते हैं बेसिकली शक शासक, किनके समय, रामगुप्त के समय, तो रामगुप्त जो है वो भाग जाते हैं। ठीक है, डर जाते हैं ये, तो इनकी पत्नी को ये बंदी बना लेता है, कौन, शक शासक। अब इनका रामगुप्त का छोटा भाई था
अच्छा मतलब इंटरेस्टिंग है, मजे से सुनो, एकदम बढ़िया, सब मिल जाएगा, बस सुनते रहो। तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य जो हैं, इनके छोटे भाई थे। इनको लगता है क्योंकि गुप्त साम्राज्य एक बहुत बड़ा विस्तृत साम्राज्य, शक्तिशाली साम्राज्य था, कि किरकिरी हो गई, अब नहीं छोड़ेंगे, तो इन्होंने शक शासक की हत्या कर दी, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। और फिर अब इनका तो कुछ होना ही नहीं है, इनको भी निपटवा दिया कहीं, और इनकी पत्नी से चंद्रगुप्त द्वितीय ने विवाह कर लिया। तो ध्रुव देवी और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और शक शासक के बीच में जो युद्ध होता है, रामगुप्त को ये हरा देते हैं। इस पूरी कहानी के बारे में, पूरा जो नाटक है, यही कहलाता है देवी चंद्रगुप्तम। अच्छा, लोग कंफ्यूज होते हैं चंद्रगुप्त से, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य नहीं है मौर्य वंश के, ये चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य हैं, ध्यान रखेंगे अच्छे से। जबकि इनका एक और नाटक है मुद्रा राक्षस। कौन सा है? मुद्रा माँ। ये जो मुद्रा राक्षस है, ये मौर्य वंश की जानकारी देता है। ये किसकी जानकारी देता है? मौर्य डायनेस्टी की, ये ध्यान रखना। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में और मौर्य वंश के बारे में बताया गया है। देखो, है ये गुप्तकालीन नाटक, लेकिन जानकारी किसकी दे रहे हैं? तो मुद्रा राक्षस से हमें माँ से मुद्रा, माँ से मौर्य, मौर्य वंश की जानकारी प्राप्त होती है। मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम दोनों किसके नाटक हैं? विशाख दत्त के। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, इससे क्या होता है, ये किससे गलत हो जाता है? एक है शूद्रक। कौन है? शूद्रक। और शूद्रक का नाटक कौन सा है? मृच्छकटिकम। दिख नहीं रहा होगा, ब्लैक कर देते हैं। चलो समझ लो, आप, मैं बोल तो रहा हूं, क्या देखना है। शूद्रक का कैसा है? शूद्रक मृच्छकटिकम। तो मृच्छकटिकम किसकी रचना है? शूद्रक की रचना है, याद रखेंगे। शूद्रक का मृच्छकटिकम है, जबकि मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम किसकी है? विशाख दत्त की है। ठीक है, तो बढ़िया से ध्यान रखना। ये अभी हमने बात की स्वप्न बास बदत्ता, स्वप्न बास, बास का भास, ठीक है ना। तो स्वप्न बास बदत्ता, ऐसे ही चारु दत्त, अरुभंग, बाल चरित्र, दरिद्र चारु दत्त, अभिमारक, प्रतिज्ञा योगांधराणम, कर्णभार, ये सब भास के हैं। आपने क्या पढ़ा भास के बारे में? अभी कुछ नहीं पढ़ा था। ठीक है, तो भास साहब की बहुत सारी है। अब इनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है स्वप्न बास बदत्ता। तो स्वप्न बास बदत्ता किसकी रचना है? भास की। जबकि भारत के मिल्टन कौन थे? भवभूति। अच्छा, भास और भवभूति मिक्स हो जाते हैं, समझिएगा। थोड़ा अलग तरीके से पढ़ा रहा हूं कि चीजें एक दूसरे में घुसे नहीं, क्योंकि एक समय के बाद पढ़ तो लेते हैं हम, याद भी होती है, लेकिन ये ध्यान नहीं रहता है कि भास थे कि भवभूति थे। और ऐसे ही शूद्रक थे कि विशाखदत्त। तो शूद्रक की, शूद्रक, शूद्रक मृच्छकटिकम का, तो शूद्रक की मृच्छकटिकम है, जबकि विशाखदत्त की देवी चंद्रगुप्तम और मुद्रा राक्षस है। ध्यान रखिएगा अच्छे से। अब हम बात कर रहे हैं भास की, और भास से कौन मिक्स होते हैं? भवभूति। तो भवभूति जो है, इनकी मालती माधव है। ठीक है, ये भारत के मिल्टन है। अच्छा, भा और भा में एक ऐसा कॉम्बो पैक बनता है कि भास भवभूति में और भवभूति भास में परिवर्तित हो जाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि भास जो है, ये नाटककार थे, इनके ड्रामा है स्वप्न बास बदत्ता, चारु दत्त, अरुभंग, बालचरित। अब देखो, इनकी क्या थी? उत्तर रामचरित। और इनकी क्या है? ठीक है, तो बालचरित और उत्तर रामचरित। ऐसे ही चारुदत्त थे, तो दरिद्र है बेचारा, गरीब है चारुदत्त, तो दरिद्र चारुदत्त। अभिमारक है, प्रतिज्ञा योगंधरायणम, ये भी पूछी गई है। तो प्रतिज्ञा योगंधरायणम किसकी है? भास की है। कर्णभार जो है वो भास की है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। पंचरात्र भास की है, प्रतिमा भास की है, अभिषेक है, दूत घटोत्कच भास की है, मध्यम व्यायोम भास की है। तो भास की रचनाएं, अब क्वेश्चन कभी कभार जब बहुत बेकार पेपर देंगे तो कैसे पूछेंगे? कौन सी रचना भास की
नहीं है। तब आपको देखो, आना स्वप्न वास बदत्ता ही है, ये तो कर दिया आसान एग्जाम को। लेकिन जब पेपर बोलते हैं ना, आओ फिर देखें तुम्हारा कितना अच्छा है तैयारी, और जब वो चेक करता है तो फिर देता है कौन सी रचना नहीं है। अच्छा, उसमें भी अपने पास एक एग्जाम सॉल्व करने का तरीका होता है कि नहीं वाली को ये याद करो कि ये किसकी थी, तो वो ऑप्शन सरल होता है। हालांकि थोड़ा मिलता जुलता देते हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, या तो हम पूरी भास की याद कर लें एक तरीका, या दूसरों की हम पूरी अच्छे से याद हों तो हम ऑप्शन एलिमिनेट कर लेंगे, मतलब जो तरीका हमें समझ में आए। डायरेक्ट पूछेगा तो स्वप्नवास बदत्ता ही पूछा जाता है। यूजीसी नेट थोड़े टफ पेपर आते हैं तो उनमें प्रतिज्ञा योगान धारणम पूछी गई है, बाकी चारुदत्त याद रखिएगा, ठीक है अच्छे से। अभिषेक, प्रतिमा, पंचरात्र, पर्णभार, अभिमारक, दारूद, ठीक है। तो दरिद्र, चारुदत्त, बालचरित, और उनकी कौन सी है बहुभूति की, उत्तर रामचरित, ठीक है समझ में आ रही ना, चारुदत्त। तो ये भास की रचनाएं हैं, आती यही है, इसको अच्छे से याद रख लीजिए, बाकी याद होती हैं तो बेल एंड गुड है। इसके बाद बराह मिहिर, फिर से बहुत इंपॉर्टेंट। बराह मिहिर जो है वो कहाँ से थे, कायथा उज्जैन। लास्ट ईयर का क्वेश्चन था कि बराह मिहिर की जन्मस्थली कहाँ है, ठीक है। तो बर्थ प्लेस ऑफ बराह मिहिर, तो बर्थ प्लेस कहाँ पर है, उज्जैन के कायथा में। कहां पर, कायथा उज्जैन में बराहमिहिर का जन्म हुआ था। तो याद रखिएगा, कायथा उज्जैन में बराहमिहिर का जन्म हुआ था। और बराहमिहिर की जो रचनाएं हैं, अच्छा बराहमिहिर भी गुप्तकालीन है, कौन से पीरियड से संबंधित है, गुप्त काल से संबंधित है ये। बृहत संहिता, पंच सिद्धांतिका, ठीक है, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत बार पूछी गई हैं। तो बृहत संहिता और पंच सिद्धांतिका किसकी हैं, अच्छा एक आध कोई और पता हो आप लोगों को, बृहद जातक, बहुत बढ़िया। तो बृहद संहिता, पंच सिद्धांतिका, बृहद जातक, ये किसकी रचनाएं हैं, आती यही दोनों हैं। तो आपको बृहद संहिता और पंच सिद्धांतिका बराहमिहिर की हैं, ठीक है। और ये कहाँ है इनका जन्मस्थली, तो कायथा उज्जैन में है, और ये गुप्तकालीन है, ठीक है। ब्रह्म सिद्धांत ब्रह्मगुप्त का है, ठीक है। आर्यभट्टियम, आर्यभट्ट का है। आप ऐसे मत सोचना कि सेम नाम है तो नहीं होगी, कई बार इसलिए हटा देते हैं, बोले ऐसे थोड़ी, इतना सरल कौन पूछेगा। तो ब्रह्म सिद्धांत या ब्रह्मस्फुट सिद्धांत ब्रह्मगुप्त का है। आर्यभट्टियम आर्यभट्ट की है। हर्षचरित मैंने आपको बता दी, राम गुप्त की ऐतिहासिकता बताते हैं, ये बाणभट्ट की है। न्यायावतार सिद्धसेन की है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। हर्षचरित और कादंबरी याद आ रही है, अभी थोड़ी देर पहले बताई थी। तो हर्षचरित और कादंबरी किसकी रचना थी, तो हर्षचरित और कादंबरी जो है वो बाणभट्ट की रचना थी। अच्छा, आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि बाणभट्ट किससे मिक्स होते हैं, समुद्रगुप्त के समय कौन थे, हरिसेन। देखो आपको ना हमेशा याद रखना है, मिलते जुलते नामों से सावधान, बस एक ही चैलेंज है, पढ़ तो लेते ही हैं जैसे तैसे करके। तो मिलते जुलते नामों से सावधान, जैसे भास और भवभूति, ठीक। बाणभट्ट और हरिसेन, तो हरिसेन जो है वो समुद्रगुप्त के समय थे, और इन्होंने जो रचना की है वो प्रयाग प्रशस्ति है, ठीक है। तो समुद्रगुप्त की प्रशंसा में इन्होंने इलाहाबाद स्तंभ लेख या प्रयाग प्रशस्ति की रचना की, किसने, हरिसेन ने, ठीक है। तो भास को और भवभूति को बाणभट्ट और हरिसेन को इसी तरीके से मैंने किसके बारे में बताया, एक और मिक्स होता है, शूद्रक और विशाखदत्त। शूद्रक की मृच्छ कटिकम और मुद्रा राक्षस, और देवी चंद्रगुप्तम विशाखदत्त की, ठीक है, अच्छे से ध्यान रखेंगे। चलो आगे बढ़े, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आती है। पंचतंत्र पढ़ी होगी आप में से कई लोगों ने, अच्छा पहले तो पूछे किसने पढ़ी, पंचतंत्र पढ़ी है, थोड़ा ज्ञान ले लेते क्या जाता है, ठीक है। बहुत अच्छी कहानियां होती हैं और हमें जीवन के बहुत अच्छे लेसन इसमें सीखने को मिलते हैं। तो पंचतंत्र जो है वो पंडित विष्णु शर्मा की थी, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी गई है। नीति सार कामांदक की है।
ये अर्थशास्त्र पर इन्होंने टीका या कमेंट्री लिखी थी। तो नीति सार किसका है? कामांदक का है। कामसूत्र वात्स्यायन की है, तो कामसूत्र जो है वो वात्स्यायन की है। याद रखिएगा, कामसूत्र वात्स्यायन। देखो कामसूत्र किससे मिक्स होती है? कामायनी। बहुत बढ़िया। अच्छा, जिन लोगों ने 9 10th या 11 12th में हिंदी पढ़ी होती है उनको ये बहुत अच्छे से याद होती है। कामायनी जयशंकर प्रसाद। ठीक है, जबकि कामसूत्र वात्स्यायन, तो वात्स्यायन की कामसूत्र है और कामायनी जयशंकर। देखो आपको हमेशा एक ही चीज याद रखनी है, एक बार जब हमें चीजें समझ में आ जाए ना तो एलिमिनेट करो, आइडेंटिफाई करो, इंटरकनेक्ट करो, तो आप एक लंबे समय बाद भूलोगे नहीं। नहीं तो पता क्या होता है, हमने पढ़ भी लिया होता है और हम तब भी क्वेश्चन गलत कर देते हैं, तो फायदा क्या है उसका? कुछ नहीं। ठीक है, वो तो फिर सर्कुलर मोशन है, वर्क इक्वल टू जीरो। ऐसे नहीं करना है। चरक संहिता, तो चरक में चरक है तो चरक संहिता जो है वो चरक की है। ठीक है, आयुर्वेद की बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है और चरक संहिता के आधार पर बहुत सारा ट्रीटमेंट जो है वो किया जाता है। तो चरक, जैसे सुश्रुत की सुश्रुत संहिता है, सुश्रुत जो है वो भारत के पहले सर्जन माने जाते हैं, भारत के पहले शल्य चिकित्सक सुश्रुत को माना जाता है। और उनकी जो सुश्रुत संहिता है जिसमें सर्जरी के बहुत सारे प्रकार जो हैं बताए गए हैं। चरक की चरक संहिता, सुश्रुत की सुश्रुत संहिता। ठीक है, अच्छे से ध्यान रखेंगे। मृच्छकटिका मैंने आपको ऊपर ही बता दी, तो शूद्रक की थी, किसके साथ कनेक्ट कराया था? विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस देवी चंद्रगुप्तम। लाइव वाले बोल दो भैया, समझ समझ आ रहा है कि नहीं? लाइव क्लास आ रहा है ना? जाना नहीं चाहिए। ये आपके मेंस में पूछे गए थे असंग। पेपर में संग नहीं देते हैं, असंग अगर याद ना हो तो। ठीक है, इतना सा क्वेश्चन था, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, असंग। तो असंग की बुक क्या है? अच्छा, कोई भी अगर साहित्यकार पूछे जाते हैं जिनकी कोई रचनाएं, आप रचनाएं भी लिख दोगे तो दिल खुश हो जाता है उनका, और लिख दो प्राचीन कालीन इतिहासकार। इतनी बातें तो लिख ही सकते हैं। तो असंग जो है वो, ठीक, तो योगाचार, योगाचार किसकी है? असंग की है। क्रातुर्जुनियम भारवी, तो क्रातुर्जुनियम जो है वो किसकी है? भारवी की है। हितोपदेश नारायण पंडित हैं ये बेसिकली। ठीक है, विष्णु पंडित थे। हाँ, ध्यान रखिएगा, पंडित विष्णु शर्मा। कौन सी थी? पंचतंत्र। ठीक है, निघंटु धन्वंतरी की है। धन्वंतरी को जानते हैं कौन है? धनतेरस मनाते हैं। ठीक है, तो धन्वंतरी जो है वो आयुर्वेदाचार्य हैं। ठीक है, धनतेरस बेसिकली हम धन की पूजा के लिए नहीं मनाते हैं। धनतेरस मनाया जाता है हमारे रूप और सौंदर्य और बीमारियों से रक्षा करने के लिए। एक्चुअली रियलिटी यही है। वो एक अलग बात है कि धनतेरस को धन के देवता के रूप में मनाए जाना शुरू कर दिया गया है। ठीक है, तो धनतेरस याद रखिएगा। धन्वंतरी, ये जो धन्वंतरी थे इन्हीं के ऊपर। तो निघंटू जो है वो धन्वंतरी की है। हितोपदेश नारायण पंडित की है। क्रातुर्जिनियम भारवी की है। योगाचार अशंग मृच्छकटिकम शूद्रक। ठीक है, चरक संहिता चरक, कामसूत्र वात्सायन कामायनी जयशंकर प्रसाद, नीति सार कामांदक, पंचतंत्र विष्णु शर्मा, न्यायावतार सिद्धसेन, हर्षचरित और कादम्बरी बाणभट्ट। किसके दरबार में? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के 3 नाटक, नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका। ठीक है, आर्यभट्ट, आर्यभट्टियम। ठीक है, फिर ब्रह्मगुप्त, तो ब्रह्म सिद्धांत, बराहमिहिर। ठीक है, पंच सिद्धांतिका, बृहत संहिता, बृहत जातक। तो ये बराहमिहिर का जन्म कायथा उज्जैन में। ठीक है, अब मध्यम व्यायोम, धूत घटोत्कच, अभिषेक प्रतिमा, पंचरात, कर्णभार, प्रतिज्ञा, योगन धरायणम, अभिमारक, दरिद्र चारुदत्त, चारुदत्त, अरुभंग। ठीक है, और बालचरित स्वप्न भास बदत्ता। याद रखना है अच्छे से। भास की देवी चंद्रगुप्तम, मुद्रा राक्षस, विशाख दत्त। और देवी चंद्रगुप्तम में किसकी कहानी? चंद्रगुप्त सेकंड और ध्रुव देवी और रामगुप्त और सक्सासक। अच्छा, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने जब शकों को हराया था, इसके बाद ही इन्होंने सकारी का टाइटल लिया था। ये पूछा गया है
कि सकारी का टाइटल किसने लिया, तो सकारी का टाइटल चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने लिया था, जो कि उज्जैन से शासन करते थे। और शकों को हराने के बाद ही इन्होंने एक सिक्के जारी किए थे, जो 2023 या 24 का क्वेश्चन था कि इन्होंने कौन से सिक्के जारी किए थे, तो रूपक। ठीक है, तो पूछा गया था रूपक किसके सिक्के थे, तो रूपक किसके थे, सिल्वर या चांदी के। कैसे याद रखोगे, गाना है ना, चांदी जैसा रूप है तेरा, बस वही। तो चांदी के रूपक थे, किसने जारी किए, सिल्वर कॉइन रूपक। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने किसको हराकर, शकों को हराकर। ठीक है, और मुद्रा राक्षस में क्या है, तो मुद्रा राक्षस से हमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। ठीक है, फिर विक्रमोर्वशियम और ये सब तो याद हो गए, अब दोबारा से इनको बताने की आवश्यकता उम्मीद करते हैं नहीं होगी। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट किताबें थी जो आपको ध्यान रखनी है। अभी टफ नहीं पढ़ा रहे हैं, थोड़ा सरल सरल चलते हैं, फिर आगे चलेंगे। अब देखिए, मुद्रा राक्षस आपने अभी पढ़ी विशाख दत्त की, एक और कौन सी थी, देवी चंद्रगुप्तम। दिमाग को दौड़ाओ, बादाम खा के आना कल से। अष्टाध्यायी पाणिनि की। ठीक है, अष्टाध्यायी जो है वो संस्कृत व्याकरण की पहली पुस्तक है। तो संस्कृत ग्रामर की बुक कौन सी है, संस्कृत व्याकरण की अष्टाध्यायी है, किसकी है, पाणिनि की। और पाणिनि जो है वो किसके दरबार में थे, बहुत बढ़िया। तो आपको ये याद रखना है कि ये जो पाणिनि थे बेटा, ये किसके दरबारी विद्वान थे, तो महापदम नंद। और महापदम नंद कौन है, तो ये नंद वंश का संस्थापक है। किस वंश का, नंद वंश का संस्थापक है। तो नंद शासक जो था महापदम नंद, उसके दरबारी विद्वान थे कौन, पाणिनि। और पाणिनि की बुक है अष्टाध्यायी, और अष्टाध्यायी संस्कृत ग्रामर या संस्कृत व्याकरण की पुस्तक है। किसकी है, संस्कृत ग्रामर की, याद रखेंगे। फिर ब्रह्म सिद्धांत ये हम पढ़ चुके हैं, ब्रह्मगुप्त का है। आर्यभट्टियम हम पढ़ चुके हैं, आर्यभट्ट की है। मिलिंद पन्हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछी गई। तो मिलिंद पन्हो बेटा नागसेन की बुक है। बेसिकली यहाँ पर किस किस के बारे में, मिनांडर जिसे हम मिलिंद के नाम से जानते हैं, और दूसरी तरफ है आचार्य नागसेन, बौद्ध भिक्षु थे ये नागसेन। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो वार्तालाप या डिस्कशन बोलते हैं ना, शास्त्रार्थ, तो इनके बीच में जो डिस्कशन हुआ था, कन्वर्सेशन जो हुआ था, तो कन्वर्सेशन बिटवीन मिनांडर एंड नागसेन, तो किसका वर्णन किसमें, मिलिंद पन्हो में किया गया है। ठीक है, ये आप पढ़ चुके हैं। राजतरंगिणी कलहड़ की है, ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब है बेटा। राजतरंगिणी जो है कलहड़ की है, और राजतरंगिणी में कश्मीर के इतिहास का वर्णन है। हिस्ट्री ऑफ कश्मीर किसमें, राजतरंगिणी में कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया गया है। ठीक, तो राजतरंगिणी में 8 तरंग, 7 तो नहीं है, पक्का 8 है। तो राजतरंगिणी में 8 तरंग यानी कि 8 चैप्टर हैं इसमें, ये आपको ध्यान रखना है, यानी कि 8000 श्लोक हैं। तो ये भी पूछा है कि राजतरंगिणी में कितने श्लोक हैं, 8000 श्लोक हैं, 8 तरंग हैं, और राजतरंगिणी में कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया गया है। हिस्ट्री ऑफ कश्मीर बहुत बार आई है। अच्छा, इससे कलहड़ जो है ना मिक्स होते हैं बिलहड़ से, किससे, बिलहड़ से। और बिलहड़ की रचना है विक्रमांक देवचरित। ठीक है, तो बिलहड़ की विक्रमा बाबा, तो बिलहड़ की विक्रमांक देवचरित, जबकि कलहड़ की राजतरंगिणी। ठीक है, तो कलहड़ की राजतरंगिणी है और बिलहड़ की विक्रमांक देव चरित है। तो विक्रमांक देव चरित किसकी है, बिलहड़ की, और जबकि कलहड़ की क्या है, राज तरंगिणी है। ठीक है, आगे बढ़े। पंचतंत्र पढ़ लिया आपने विष्णु शर्मा की। सिद्धांत शिरोमणि अभी हमने आपको बताई थी, पंच सिद्धांतिका किसकी थी, बरामेर की। तो और कौन कौन सी थी, बृहद जातक, पंच सिद्धांतिका, बृहद संहिता, ये 3 किसकी हैं, बरामेर की पंच सिद्धांतिका। लेकिन सिद्धांत शिरोमणि, तो सिद्धांत शिरोमणि भास्कराचार्य की थी। किसकी थी सिद्धांत शिरोमणि, भास्कराचार्य की। मिताक्षरा बहुत बार पूछी गई है, विज्ञानेश्वर की है। और मत्त विलास प्रहसन,
महेंद्र बर्मन फर्स्ट। तो मत्त विलास प्रहसन जो है वो किसकी है? महेंद्र बर्मन फर्स्ट की। मत्त विलास प्रहसन, ठीक है। तो याद रखेंगे मत्त विलास प्रहसन। अच्छा, इसी से मिलती जुलती बुक जो है ना, एक पूछते हैं हम आपसे। मृगनयनी का नाम सुना है? अरे अभी एक आध दो क्लास पहले ही मृगनयनी की बात कर रहे थे। मृगनयनी किसकी पत्नी है? राजा मान सिंह की। ठीक है, तो ग्वालियर के तोमर वंश के महान शासक राजा मान सिंह की पत्नी थी मृगनयनी। और मान सिंह की बुक कौन सी है? तो जो मान सिंह थे ना, इनकी बुक है मान कौतूहल, यही है ना? अरे कुछ तो बोलो हाँ ना। मान कौतूहल जो है वो मान सिंह की है। मान सिंह कौन? मृगनयनी के पति थे। ग्वालियर में तोमर वंश के शासक थे। इन्होंने अपनी पत्नी के लिए गुजरी महल मान मंदिर का निर्माण कराया था, राजा मान सिंह ने। ठीक है, तो मान कौतूहल। अच्छा, एक है संग्राम संग्राम शाह। तो संग्राम शाह की बुक कौन सी है? रस रत्न माला। अच्छा, मान कौतूहल और मत्त विलास प्रहसन एक दूसरे में घुस जाएंगे किसी दिन। तो मत्त विलास प्रहसन महेंद्र बर्मन, मान कौतूहल मान से मान सिंह, और संग्राम शाह की रस रत्न माला। ठीक है, ये गौड़ वंश के शासक, ये तोमर वंश के शासक, और ये बर्मन। ठीक है, तो तीनों अलग अलग पार्टियां हैं। एक दक्षिण भारत की हैं, एक गोंडवाना की हैं, एक ग्वालियर की हैं। ठीक है, अच्छे से इनको अलग अलग ध्यान रखना है। ये संग्राम शाह वही हैं जिन्होंने कितने गढ़ों का निर्माण कराया था? 52 गढ़ों। तो गोंडवाना के जो 52 गढ़ हैं ना, वो इन्हीं ने बसाए थे। तो ध्यान रखेंगे। मिताक्षरा किसकी है? विज्ञानेश्वर सिद्धांत शिरोमणि भास्कराचार्य। शंकराचार्य का अद्वैतवाद है। शंकराचार्य का क्या है? आदि शंकराचार्य का अद्वैतवाद। इनकी मूर्ति कहाँ है? ओंकारेश्वर खंडवा में है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, पक्का। चलो पूछे। हाँ, कामायनी। और एक और बताई थी इसी से मिलती जुलती, कामसूत्र, वात्स्यायन। ठीक है, इसके अलावा चलो शूद्रक, कोई नहीं अब। वेरी गुड। और इनसे ही मिलते जुलते विशाख दत्त। हाँ, मुद्रा राक्षस देवी चंद्रगुप्तम किसकी? विशाख दत्त। और मृच्छकटिकम शूद्रक की। भास, हाँ फलक, स्वप्नवास बदत्ता, चारुदत्त, दरिद्र चारुदत्त, गरीब हो गया बेचारा। हाँ, प्रतिज्ञा योगंधरायणम, प्रतिभावी कर्णधार बालचरित। अच्छा, और भवभूति की? मालती माधव भवभूति, उत्तर रामचरित, महावीर चरितम या महावीर चरित। ठीक है, ध्यान रखेंगे अच्छे से। हाँ, पक्का। पंडित जी विष्णु शर्मा, पंचतंत्र, पक्का ना? ठीक, एक मिनट रुको। पॉज करना ही होगी। स्टार्ट कर देना ही होगी। चलिए, तो एक बार हम रिव्यू करते हैं पहले जल्दी जल्दी से। विशाख दत्त की रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कई बार आई हैं, बताइए। मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम। मुद्रा राक्षस, मुद्रा में माँ, इसलिए मौर्य वंश की जानकारी, चंद्रगुप्त मौर्य और उनकी उत्पत्ति की जानकारी मिलती है। जबकि दूसरी है देवी चंद्रगुप्तम, ध्रुव देवी और चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, रामगुप्त और शक शासक की जानकारी मिलती है। ठीक है, हाँ, तो ये हो गया। फिर विशाख दत्त के अलावा हमने आपको बताया शूद्रक। शूद्रक की
मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम का अर्थ होता है बेटा मिट्टी का खिलौना। ठीक है, तो ये भी एक बार पूछा गया था कि मृच्छकटिकम का अर्थ क्या है, तो मिट्टी का खिलौना। ठीक, ये हो गई बात। फिर पंचतंत्र कई बार पूछी गई है, तो पंचतंत्र किसकी है, पंडित विष्णु शर्मा की है। फिर आ जाते हैं हम भास। तो भास की जो सबसे इंपॉर्टेंट रचना है वो है स्वप्न बास बदत्ता और एक प्रतिज्ञा योगंधरायणम। इन दो पे आपको ध्यान रखना है, ये एग्जाम में पूछी जाती हैं। फिर वात्सायन की कामसूत्र है और कामायनी जो है वो जयशंकर प्रसाद की है। ठीक है, इन दो को आप बिल्कुल मिक्स मत करिएगा। इसके अलावा हरिशेन, हरिशेन प्रयाग प्रशस्ति वाले हैं, समुद्रगुप्त के दरबारी विद्वान थे। जबकि बाणभट्ट, तो बाणभट्ट की रचनाएं हर्षचरित और कादंबरी, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर्षचरित और कादंबरी हैं। जबकि हर्षवर्धन खुद में विद्वान थे, इनके 3 नाटक नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका, ये तीनों नाटक बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। फिर आ जाते हैं हम मालती माधव वाले, कौन थे, भावभूति मिल्टन ऑफ इंडिया हैं, तो मालती माधव, उत्तर रामचरित, महावीर चरित। ठीक है, इनको आपको ध्यान रखना है। कालिदास की रचनाएं उम्मीद करेंगे कि आपको याद ही होंगी, तो कालिदास के 3 नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्नि मित्रम और विक्रमोर्वशीयम, 2 खंडकाव्य मेघदूतम, ऋतुसंहारम, और 2 महाकाव्य एपिक रघुवंशम, कुमार संभवम। इनको आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, कोई गलती इसमें नहीं होनी चाहिए। फिर अष्टाध्यायी बहुत आई है, अष्टाध्यायी पाणिनि की थी, संस्कृत व्याकरण या ग्रामर की ये पहली बुक है। और पाणिनि जो थे वो महापदम नंद के मित्र या दरबारी विद्वान थे। ठीक है, इनको आपको ध्यान रखना है। गीत गोविंद जयदेव की है, राजतरंगिणी कल्हड़ की है, और इसी के साथ मैंने आपको बताई थी बेलहड़ की विक्रमांक देव चरित्र। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। फिर मिताक्षरा विज्ञानेश्वर की है, मत्स्य विलास प्रहसन महेंद्र वर्मन। ठीक है, संग्राम शाह की रस रत्नमाला और मान सिंह की मान कौतूहल, ये रचनाएं हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अब 3 थोड़ी सी टफ वाली बता देते हैं, अभी आप लोगों ने रेस्ट कर लिया होगा ना थोड़ा सा। तो देखिए बेटा, संगम, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं संगम पीरियड से। तो बेसिकली ये जो संगम पीरियड है, तो पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर विद्वानों ने अनुमान लगाया कि भारतीय क्षेत्र में मानव का प्रसार दक्षिण से उत्तर की ओर हुआ, मतलब सदर्न इंडिया से नॉर्थ इंडिया की तरफ हुआ है, किंतु भौतिक सभ्यता का विकास पहले उत्तर भारत में, इसके बाद दक्षिण की ओर दिखाई देता है। इसको संगम युग कहा इन्होंने। तो बेसिकली संगम पीरियड में 3 संगम हुए, इन पे क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। तो 3 जो संगम है, पहला संगम कहाँ हुआ, मदुरई में, और अध्यक्ष थे इसके अगस्त ऋषि। तो पहला संगम कहाँ हुआ, मदुरई में, और अगस्त ऋषि थे। दूसरा संगम कहाँ हुआ, कपाटपुरम, अलेबाई भी बोलते हैं इसे, इसके भी अध्यक्ष जो थे वो अगस्त ऋषि, इनके साथ में तोल कापियार थे। तृतीय संगम जो हुआ है वो फिर से मदुरई में हुआ है, और इसके अध्यक्ष नक्कीरर थे। देखो, पहला संगम मदुरई, दूसरा संगम कपाटपुरम, दोनों के अगस्त ऋषि, और दूसरे में तोलकापियार। तीसरा संगम अगेन मदुरई। ठीक है, तो मदुरई कपाटपुरम मदुरई। ठीक है, और मदुरई में जो तीसरा संगम हुआ था उसमें नक्कीरर। ठीक है, इनके डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि इनके चेयरमैन या चेयरपर्सन या अध्यक्ष कौन थे। तो आपको ध्यान रखना है, पहले दूसरे के अगस्त ऋषि और तीसरे के नक्कीरर। ठीक है, और पहले और तीसरे में मदुरई और दूसरा कपाटपुरम में हुआ था। अब आ जाती है सबसे इंपॉर्टेंट बुक जो है तोलकाप्पियम। मतलब आप देखेंगे ना तो दक्षिण भारत में ये बुक इतनी महत्वपूर्ण है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। तो द्वितीय संगम का एकमात्र अवशिष्ट ग्रंथ है, व्याकरण ग्रंथ है, तमिल साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ, तमिल लिटरेचर का क्या है, प्राचीनतम ग्रंथ है ये। सूत्र शैली में ये रचा गया था। इसको किसने लिखा, तो तोलकाप्पियम, तोलकाप्पियार। ठीक है, तो याद रखिएगा तोलकाप्पियार जो थे वो अगस्त ऋषि के जो 12 शिष्य थे उनमें से एक थे। अब देखो यहाँ
ये रहे तोलकाप्पियार, द्वितीय संगम में इन्हीं के गुरुजी और इनके शिष्य। ठीक है, और तोलकाप्पियार की रचना क्या है? तोलकाप्पियम। ध्यान रखिएगा, तोलकाप्पियम किसकी रचना है? तोलकाप्पियार की रचना है ये। और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि तमिल साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ, एंशिएंट टेक्स्ट ऑफ तमिल लिटरेचर, तो कौन सा है? तोलकाप्पियम। ठीक है, ध्यान रखेंगे अच्छे से। अब बात करते हैं दूसरी, तो आपको ध्यान रखना, एक है शिल्पाधिकारम। तो शिल्पाधिकारम जो है ना बेटा, इसके जो लेखक हैं इलंगो अडिगल। ठीक है, ये भी पूछे गए हैं। तो तोलकाप्पियम के कौन है? अच्छा, तोलकाप्पियम में लोग तोलकाप्पियार को कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा ध्यान देना, मतलब गलती नहीं होनी चाहिए अच्छे से। ये तोलकाप्पियार की रचना तोलकाप्पियम है। ठीक है, लेकिन शिल्पाधिकारम जो है वो इलंगो अडिगल की रचना है। संगम साहित्य का महत्वपूर्ण महाकाव्य है। बेसिकली पुहार या कावेरीपट्टनम के एक धनाढ्य व्यापारी के पुत्र कोवलन और उसकी पत्नी कन्नगी की मार्मिक कथा। आपने कन्नगी के बारे में सुना है? सती अनुसुईया के बारे में सुना है? तो जिस तरीके से सती अनुसुईया ने अपने पति की डेथ के बाद में भी अपने पति को जिंदा कर लिया था, यही कहानी कन्नगी की दक्षिण भारत में है। ठीक है, तो कोवलन और कन्नगी की कहानी है शिल्पाधिकारम में। इलंगो आडिगल का वर्णन चोल नरेश करिकाल का पौत्र है। तो इसका जो वर्णन है आडिगल का, वो कौन है? चोल नरेश जो करिकाल है उसका पौत्र, पुत्र नहीं पौत्र, यानी बेटे का बेटा। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। हालांकि क्वेश्चन सिर्फ इतना सा आता है कि शिल्पाधिकारम किसकी बुक है, तो इलंगो आडिगल की रचना है। इसको अच्छे से लिख लिख के 4-5 बार याद कर लेना। कौन सी? ठीक है, शिल्पाधिकारम। जबकि तोलकाप्पियम, तोलकाप्पिया, तो उसमें तो कोई समस्या आपको होगी नहीं। फिर कुछ और ग्रंथ है जैसे कुरुल। तो कुरुल किसकी है? तिरुवल्लुर की। तुरुप किसकी है? तो कुरुल जो है वो तिरुवल्लुर की। मणिमेखले शीतल सत्तनार की। ठीक है, और जीवक चिंतामणि तुरुक्कदेवर की। तो जीवक चिंतामणि, तुरुक्कदेवर, मणिमेखले, शीतल सत्तनार, कुरुल, तिरुवल्लुवर, ये तीनों अभी तक तो नहीं पूछी गई हैं एग्जाम में। ऊपर की 2 पूछी जाती हैं, लेकिन बाई चांस कभी मैचिंग में दे दें। तो तोलकाप्पियम, तोलकाप्पिया, शिल्पाधिकारम, इलंगो आर्डिनल। ठीक है, इन दोनों को याद रखना। ऐसी कुरल तो किसकी है? तिरुवल्लुवर। ठीक है, मणिमेखले शीतल सत्तनार, और जीवक चिंतामणि तुरुक, याद रखना अच्छे से। तो तुरुत तो देवर, मतलब एकदम से जीभ नहीं पलटेगी आपकी। तो आप दिमाग लगाना, लिखना सीख जाओ, बाकी सब ठीक है, कोई नहीं पूछ रहा है एग्जाम में आपसे कि बोल के दिखाना है। ठीक, तो इनको याद रखेंगे, ये हमने आपको बताई दी हैं। तो ये 2-3 थोड़ी सी टफ हैं, जिनके नाम थोड़े से डिस्टर्ब हैं। अब हम आ जाते हैं सीधी 1857 रिवॉल्ट से संबंधित स्टेटमेंट और बुक्स पर। यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अच्छा, आप लोग जब भी आपको ऐसा लगे कि हैंग हो गया दिमाग, तो आप बोल देना कि नहीं सर, आज के लिए पर्याप्त है, हम मंडे को कंटिन्यू कर लेंगे। कोई ऐसी जल्दी नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि हम एक ही दिन में सब पढ़ा दें। ठीक है, अभी तक जो पढ़ाई, उम्मीद करते हैं कि संगम साहित्य को छोड़ के बाकी सब तो याद काफी कुछ हो गई होंगी। इनको और पढ़ लेते हैं, फिर अपन देखेंगे आपकी क्षमता। उसके बाद एक बुक है 1857, एस एन सेन। ठीक है, डायरेक्ट बुक है, 1857 ही है किताब का नाम। एस एन सेन की बुक है। ये बहुत आई है आरसी मजूमदार की, द सिपॉय म्यूटनी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857। ठीक है, द सिपॉय म्यूटनी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857, आरसी मजूमदार। ठीक है, सिविल रिवॉल्यूशन इन द इंडियन म्यूटनीज, ये नहीं पूछी गई है एसबी चौधरी की। बीडी सावरकर, ये फिर से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी गई है। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, डायरेक्ट पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति को, 1857 रिवॉल्ट को किसने फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस या भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा, स्वतंत्रता आंदोलन कहा? तो किसने कहा है? विनायक दामोदर सावरकर, बीडी सावरकर। भोपाल में आपको पता है सावरकर सेतु है, सुना है?
आरओबी बोलते हैं इसे, रेलवे ओवर ब्रिज। ठीक है, एमपी नगर जैसे ही आप अगर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से आगे आएंगे ना आप, तो थोड़ा आगे आने के बाद आप हबीबगंज इस तरफ जाएंगे होशंगाबाद रोड की तरफ, तो जो ओवर ब्रिज मिलता है रेलवे को जो क्रॉस करता है आरओबी, वो सावरकर सेतु है, और ये वही बीडी सावरकर है। ठीक है, और अशोक मेहता ने बुक का नाम क्या है, द ग्रेट रिवेलियन। तो अशोक मेहता की द ग्रेट रेबेलियन, अच्छे से ध्यान रखना है। अशोक मेहता, जानते हैं इनका नाम, और कहाँ आते हैं ये? ठीक है, तो पंचायत की द्विस्तरीय व्यवस्था, जैसे बलवंत राय मेहता का नाम सुना होगा, तो बलवंत राय मेहता, तीन अलग अलग शब्द, बलवंत राय मेहता, तो त्रिस्तरीय व्यवस्था। जबकि अशोक मेहता पंचायत की द्विस्तरीय व्यवस्था, और इनकी बुक द ग्रेट रेवेलियन 1857, एस एन सेन, आरसी मजूमदार, द सिपॉय म्यूटिनी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, बी डी सावरकर। ठीक है, सिविल रिवेलियन इन द इंडियन म्यूटनीज, एस बी चौधरी। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इनको आपको ध्यान रखना है। अब एक है सर विलियम जोन्स, अभिज्ञान शाकुंतलम के अंग्रेजी अनुवादक। ठीक है, तो सर विलियम जोन्स ने क्या किया था, जो अभिज्ञान शाकुंतलम थी, याद आ रही किसकी है? कालिदास की। तो इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। ठीक है, एक क्वेश्चन ये बहुत रिपीट क्वेश्चन है, बुड डिस्पैच या बुड का घोषणा पत्र। तो बुड डिस्पैच को बेटा हम क्या कहते हैं, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा। ठीक है, तो मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन, तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, बुड डिस्पैच को कहा जाता है, जो डलहौजी के समय 1854 में आया था। बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है कि बुड डिस्पैच किसके समय आया, लॉर्ड डलहौजी के समय आया। कब आया, 1854 में आया। और कई बार डायरेक्टली पूछा गया है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो मैग्ना कार्टा बुड डिस्पैच को कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे अच्छे से। यहाँ तक क्लियर है? कोई समस्या किसी को किसी प्रकार की? इतनी किताबें याद हो पा रही हैं? चलो एक दो किताबें और मैं आपको बताता हूँ, बताइएगा। एक है आपकी बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन है ये? ठीक है, इन दोनों को आप पैरेलली याद रख लीजिए। एक है बंकिम चंद्र चटर्जी, बेटा यही हैं आपके चट्टोपाध्याय। और एक है गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी की जो बुक है वो है आपकी आनंद मठ, और इसके अलावा दुर्गेश नंदिनी। ये दोनों किताबें बेटा पूछी गई हैं, तो आनंद मठ और दुर्गेश नंदिनी, इनकी जो बुक है वो गीतांजलि है। ठीक है, और गीतांजलि में क्या था, तो जनगण मन, हमारा राष्ट्रगान यानी नेशनल एंथम। और आनंद मठ में क्या है, वंदे मातरम। और वंदे मातरम क्या है, हमारा राष्ट्र गीत। ठीक है, ये है राष्ट्रगान, ध्यान रखना गान और गीत में। ठीक है, राष्ट्रगान को हम नेशनल एंथम और राष्ट्रगीत को हम नेशनल सॉन्ग। ठीक है, तो वंदे मातरम जो है वो 65 सेकेंड में, 1 मिनट 5 सेकेंड में, और ये 52 सेकेंड में, और शॉर्ट में गाना है तो 20 सेकेंड में इसे गाया जाता है। तो याद रखिएगा, आनंद मठ और दुर्गेश नंदिनी बंकिम चंद्र चटर्जी की बुक है। आनंद मठ से वंदे मातरम लिया गया है, वंदे मातरम हमारा राष्ट्रगीत है। और यही वंदे मातरम जो है वो 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि वंदे मातरम को पहली बार कहाँ, तो कांग्रेस के कलकत्ता सेशन में 1896 में। जबकि जनगण मन जो है वो 1911 के कलकत्ता अधिवेशन। ठीक है,
तो कलकत्ता अधिवेशन तो था ही, इसके अलावा दिल्ली दरबार में भी इसे गाया गया था। ठीक है, जनगण मन को, इनको आपको ध्यान रखना है। और दोनों को भारत के संविधान में कब, तो 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। इसको भी 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। ठीक है, कभी अंतर आ जाए राष्ट्रगान और जनगण मन में तो ये सब आप बता सकते हैं बहुत बढ़िया तरीके से, इनको आपको ध्यान रखना है। यहाँ कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष थे रहमतुल्ला। ठीक है, तो रहमतुल्ला सयानी थे, ये नहीं है। ठीक है, तो रहमतुल्ला सयानी। और यहाँ पर जो अध्यक्ष थे, कहाँ चला गया कलकत्ता, विशन नारायण दर। ठीक है, तो विशन नारायण दर जो थे यहाँ कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो इनको आपको ध्यान रखना है। और ये जो बेटा आनंद मठ है ना, इसमें सन्यासी रिवॉल्ट या सन्यासी विद्रोह का वर्णन भी किया गया है। ठीक है, तो इनको आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, किसी तरीके की कोई गलती आपसे नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। 1896 और 1911 दोनों अधिवेशन हुए हैं कलकत्ता के। और दोनों ही अधिवेशनों में 1896 में पहले वंदे मातरम जो है वो गाया गया था पहली बार। और 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में जनगण मन, ये पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की जो बुक है वो आनंद मठ से लिया गया है, जबकि जनगण मन जो है वो किससे, गीतांजलि से लिया गया है। और याद रखिएगा गीतांजलि के ही लिए ही गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को, ठीक है, तो नोबेल पुरस्कार मिला था साहित्य के लिए। तो नोबेल पुरस्कार जो लिटरेचर या साहित्य का था वो भारत ही नहीं, एशिया का पहला साहित्य का नोबेल पुरस्कार था 1913 में। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, कोई समस्या? आगे चलें या बहुत है? चलो अच्छा, इतना बता दो, ये जो तीन विश्वविद्यालय थे बम्बई, कलकत्ता और मद्रास, ये विश्वविद्यालय कब स्थापित हुए? क्या बताइए? गलत है। कोई और? अरे आप तो आंसर बोलो, बताइए बेटा, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास यूनिवर्सिटीज कब बनी? ऐसे ही बोलना है बस, कॉन्फिडेंटली। बिल्कुल सही है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर। अच्छा, हम 1857 की क्रांति पे ही अटके रहते हैं, तो हम कभी ये मानने को स्वीकार ही नहीं हो, दिमाग नहीं लेगा इस बात को, क्योंकि हम लड़ रहे थे कि विश्वविद्यालय स्थापित कर रहे थे, मतलब ये दिमाग आता है ना। लेकिन 1857 में तीन विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई थी, जिनमें कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास यूनिवर्सिटीज हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो कुछ भी चेंज नहीं करना है। और ऐसे ही बोलते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी कि चेंज करना है, मतलब कुछ भी बोलूं उससे क्या फर्क पड़ता है, जब पूछते हैं तब बोलूँ, ऐसे पढ़ाते टाइम नहीं बोलता हूँ कुछ भी इसका मतलब ये नहीं है। ठीक है, यहाँ तक बढ़िया है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद विलियम जोन्स ने किया था। ठीक है, एक हंटर आयोग आया है बेटा 1882 में, जो कि शिक्षा के लिए जो सुधार हुए हैं। तो बेसिकली जो 1854 में क्या आया था, चार्ल्स वुड का वुड डिस्पैच आया था, उससे जो प्रगति हुई उसको देखने के लिए 1882 में हंटर आयोग का गठन किया गया था। याद रखिएगा अच्छे से। ठीक है, और ये जो हंटर आयोग था, ये याद करो, लॉर्ड रिपन, बताया था मैंने कुछ लॉर्ड रिपन के बारे में, तो लॉर्ड रिपन के समय में ही हंटर आयोग की स्थापना की गई थी। भारत में इन्हें सज्जन रिपन के नाम से, रिपन द गुड के नाम से जानते हैं। तो उनके समय इसकी स्थापना की गई थी। एक सैडलर आयोग 1917 में था, जो कि कलकत्ता विश्वविद्यालय एजुकेशन से संबंधित था। ठीक है, अच्छे से, अभी जैसे मैंने कहा ना विलियम जोन्स, तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ये भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की, तो 1784 में विलियम जोन्स ने की थी। किसके कार्यकाल में?
वॉरेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में। ये कई बार रिपीट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान रखिएगा अच्छे से। और बंबई में पहला महिला विश्वविद्यालय डीके कर्वे ने खोला था। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, अब समझ गए हम। बस बहुत है आज के लिए। ठीक है, इनको आप अच्छे से याद रखना। मैं पीडीएफ अभी आपको शेयर कर रहा हूँ, बाद में मैं ये आपको प्रिंट में भी दे दूंगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के नोट्स मैंने दे दिए, किसी ने नहीं लिए हो तो ले ले। ठीक है, लाइव क्लास में बेटा किसी को कोई समस्या यहाँ तक?